2014 में भ्रष्टाचार का नाम बाबा रामदेव जैसे 20 आदमी लग रहे थे, माहौल बना दिया। 2019 में पुलवामा की असली खेल अब की बार होगा। किसान, मजदूर, कर्मचारी त्राही त्राही मची रही है और वाकई में सब जो लोग दुखी हैं वो अपनी पीड़ा यदि आंदोलन के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से सुनवाई नहीं हुई तो वो जरूर अपनी पीड़ा को इलेक्शन की चोट में 2024 में देखेंगे। और यदि मोदी की वोट ज़्यादा हुई तो मोदी जीत जाएगा। बाकी हमारा कहना ये है भाई किसान, मजदूर, कर्मचारी सरकार से नाराज है और यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई, हमारी पीड़ा नहीं सुनी गई तो 2024 में जरूर वोट की चोट हम देंगे, डंके की चोट पे देंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ अशोक बलहारा हैं जो कि अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक हैं। इनसे बात करते हैं। बलहारा जी, लगातार छोटी छोटी लड़ाइयाँ किसान लड़ रहे हैं। किसान आंदोलन के बाद की हम बात करें, क्या किसान आंदोलन की जब समाप्ति हुई क्या वो समझौता सही तरीके से नहीं हो पाया? देखिए, एक तो किसान आंदोलन की समाप्ति नहीं हुई थी, उसमें बीच में ये सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि एमएसपी को लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी, उसमें सरकार के नुमाइंदे होंगे और किसान जत्थेबंदियां के लीडर होंगे। परंतु सरकार अपने वायदे पर खरी नहीं उतरी। उसने जो कमेटी बनाई उसमें 12-14 आदमी अपने रखे और किसान जत्थेबंदियों का कि 2 आदमी दे दो। ये आपको पता ही है, कोई भी निर्णय होता है लोकतंत्र के अंदर वो बहुमत के आधार पर होता है। यदि हमारे 2 ही आदमी जाते तो वो जो मर्जी फैसला होता वो सरकार के हक का होता। हमारे 2 आदमियों के मत की कोई कीमत नहीं थी। इसलिए जत्थेबंदियों ने ऐलान किया कि इस सरकारी कमेटी में कोई भी किसान नेता नहीं जाएगा। उसके बाद जो एमएसपी के बात आज तक अधूरी पड़ी है, C2+50 का जो फार्मूला वो अधूरा है। और उसके बाद जो हमारी डिमांड थी भाई 750 किसानों की जान चली गई, उनके परिवारों को कोई सरकारी सहायता या नौकरी की बात थी वो कुछ नहीं दी गई। लखीमपुर खीरी की घटना है, जिस मिनिस्टर के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई टैनी के ने, वो टैनी आज भी कैबिनेट में है और जबकि 4 किसानों के ऊपर केस है, वो किसान अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार उनको आज भी संरक्षण दे रही है। तो उसके बाद मोर्चे ने दिल्ली के अंदर अगस्त महीने में मीटिंग करके ये ऐलान किया कि 26, 27, 28 नवंबर को पूरे देश की अंदर ये प्रदर्शन होगा 3 दिन का 72 घंटे का, जिसमें हर प्रदेश की राजधानी के अंदर होगा। तो हरियाणा का ये प्रदर्शन है पंचकूला के सेक्टर 5 के अंदर, ये 26 तारीख को शुरू हुआ था। और आगे ये है कि भाई अगली संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी, उस मीटिंग में जो भी कॉल आएगी हम उसका इंतज़ार करेंगे। जैसी भी जो कॉल आएगी उसी के ऊपर अपना आगे का जो भी आदेश होगा उसको लागू करेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है, अब ये सोचना है किसान संयुक्त मोर्चे के लीडर साहिबान ने ये सोचना है वो क्या करते हैं। दूसरी बात, यदि किसी प्रकार का, क्योंकि आगे ये 5 स्टेट के चुनाव आ रहे हैं, इनका परिणाम आ जाएंगे। तेलंगाना की वोटिंग है 30 तारीख को, 3 दिसंबर को ये परिणाम आ जाएंगे, जो भी होगा पता लगेगा। परंतु विशेष बात ये है कि जो अप्रैल मई में लोकसभा के चुनाव हैं, सरकार को हम इस माध्यम से ये ज़रूर कहेंगे कि जिस प्रकार से समाज, किसान और मजदूर का ये बिजली का बिल भी आ रहा है, मजदूरों के खिलाफ भी जो इस तरह के काले कानून जिस तरह किसान के खिलाफ थे ऐसे उनके खिलाफ हैं, ये यदि सरकार ने नहीं रोका और एमएसपी लागू नहीं किया तो किसान के पास, मजदूर के पास आखिरी विकल्प यही बचता है कि लोकतंत्र में असली जो चोट है वो वोट की चोट रहती है। किसान और मजदूर अपनी नाराज़गी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में ज़रूर दिखाएगा। कर्मचारी हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है, चाहे वो मनरेगा की बात है, ये सब सड़क पर उतर रहे हैं। आपने हरियाणा में तो आप रोज़ देखते हो, आपके माध्यम से तो लोग अपनी पुकार लगाते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर हैं, सरपंचों ने अपना प्रदर्शन किया, दूसरे हैं, यहाँ हम खास कर जिस इलाके में बैठे हैं या जुमला मालकान है, मुश्तरका की ज़मीनें हैं, प्रदर्शन भी किया। हम अपने साथियों ने अम्बाड़ा से, पंचकूला के यहाँ 2 बार ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री के साथ 2 दफ़ा मीटिंग हो चुकी, परंतु आज तक वो बातें लागू नहीं हुई। बलहारा जी बताइए, सभी वर्ग हैं,
और काफ़ी वर्गों पर लाठीचार्ज भी हुआ है, शायद ही कोई छोटा हो, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी जीत जाती है हर चुनाव में। देखिए, हर चुनाव में अभी पता चलेगा चुनाव का। मोदी का जो 2000 का चुनाव था, 14 का, वो एक ऐसे माहौल में होया, कुछ लोग हैं जैसे बाबा रामदेव है, रविशंकर है, दीक्षित है, जो आरएसएस की विचारधारा के छोड़े हुए, जल पुरुष राजेंद्र सिंह, ये लोग आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से समाज में छोड़े हुए थे। उन्होंने जब 2012 में ऐसा माहौल बनाया कि घोटाले, तो लोगों की एक वास्तव में उम्मीद हुई थी कि कोई परिवर्तन के बाद किसान की, मजदूर की सुनी जाएगी, किसी प्रकार का कोई देश में घोटाला नहीं होगा। उस उम्मीद के साथ ये सरकार बनाई, भारी बहुमत से सरकार बनाई। परंतु वो बातें, जो वायदे, जो जुमले आपने भी देखा, 15 लाख के हों चाहे और हों, किसान की आय दुगनी हो जाएगी, और बहुत सी चीज़ें कही, परंतु धरातल पर तो कुछ आज। रामदेव कहते हैं 40 वाला तेल वाली सरकार चाहिए, कौन सी चाहिए? रामदेव जी के देखो, योग की बात है, जरूर पतंजलि योग गुरु थे, उनके योग को अपने बाबा रामदेव जी ने जरूर धरातल पर उतारा, परंतु बाबा रामदेव के लिए खास है, आज उसको वो पेट्रोल डीजल की कीमत याद नहीं, उससे भी ज़्यादा बाबा रामदेव को तो एक ही सवाल है मेरा सबसे बड़ा। जब बाबा रामदेव काले धन की बात करता था ना, ये कहता था कि 1000 का नोट बंद करते हो, ये काले धन की निशानी है। आज 2000 के नोट के खिलाफ बाबा रामदेव कहाँ है, कौन सी गुफा में रहता है, हमें तो पता नहीं। वो पतंजलि संस्था है, गुफा है, ये नहीं पता हमें। 1000 के नोट में यदि भ्रष्टाचार था, काला धन था, 2000 के में क्या है, ये बाबा रामदेव मेरे से बेहतर जवाब वही देगा। 24 का चुनाव होगा, उसमें आप लोग आर पार के मूड में हैं पूरे? देखिए, 2014 का चुनाव जो मैंने बताया इस हालात में आया, फिर लोकसभा 2019 आई, पुलवामा की घटना को बता करके मोदी ने पूरा प्रचार करा, सेना को छूट दे दी, ये छूट दे दी, वो दे दी। उसके बाद आज गवर्नर सत्यपाल ने जो बातें कही हैं कि पुलवामा की घटना, यदि सेना को या पैरामिलिट्री फोर्स को हवाई जहाज दे दिए जाते तो वो घटना नहीं होनी थी। और हमें अफसोस है, जब कार्रवाई चलती है, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स की है, चाहे फोर्स की है, डिफेंस की, तो रास्ते जितने भी नाके होते हैं उसमें पुलिस का प्रबंध होता है। इतनी बड़ी कार्रवाई निकल गई, सारे रास्ते खुले पड़े थे, इतनी बड़ी घटना होगी तो देश उस टाइम तो यकीन करके मोदी लय में भारी बहुमत से जता दिया, परंतु अब वो सारी बातें उजागर होगी। अब मंदिर का आसरा जो सोच रहे हैं 22 जनवरी को, मंदिर किसी की प्रार्थना इबादत का साधन है, क्योंकि ये ताज़ा घटना हमने देखी है। जो मेवात के अंदर घटना हुई थी, उसमें धर्म की आड़ में जो लोग नफरत फैलाने का काम करते, हम तो खासकर अपने समाज की बात कर सकते हैं। जाट समाज के बारे में ये कहा गया, कहाँ गए खाप चौधरी, कहाँ गए जाट। अब ये हो रहा भाई, जाट और खाप चौधरी तो जंतर मंत्र पे थे। हमारी बेटियों को सड़क के ऊपर जब घसीटा गया था, हम तो पुकार लगा रहे थे। जब वो मेडल लेकर आती हैं तब तो प्रधानमंत्री अपने घर खाना खिलाते हैं, और जब पुलिस उनको रोड के ऊपर घसीट रही थी तब कोई ख्याल नहीं आता। तो मेवात की घटना से एक बड़ा सबक था कि भाई नफरत के माहौल में देश धर्म के, जाति के नाम में बिल्कुल नहीं आएगा। देश सेकुलर है। हमारा जो 25 आर्टिकल है संविधान का, उसमें ये छूट है, कोई किसी धर्म को अपनाए, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये आर्टिकल 15 कहता है। सबको इस बात की छूट है। तो हम तो अपने संविधान में विश्वास करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान दिया, इस संविधान को बचाना ही आज एक मुद्दा बन गया है। रहबर आज़म दीन बंधु सर छोटू राम ने किसान के बारे में जो कि जिस MSP की आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये सरकार, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। 1943 के अंदर पूरे भारत में, जिसमें आज पाकिस्तान भी शामिल है, 11 सरकारें थी। लॉर्ड वेबल जो है वायसराय थे, उन्होंने गेहूं का रेट 6 रुपये मन रखा था। चौधरी छोटू राम जी मुख्यमंत्री की तरफ से बतौर रेवेन्यू मिनिस्टर वहाँ हाजिर हुए थे बैठक में। जब चौधरी छोटू राम ने कहा कि वायसराय साहब, गेहूं का रेट कम से कम 10 रुपये रखा जाए, नहीं तो मैं खड़ी फसल को आग लगवा दूंगा।
आग लगवाने की यही बात थी, भाई हमारा गुजारा नहीं होगा, इससे तो हमारी फसल खराब हो जाए तो ही ठीक है। जब वायसराय ने कहा कि चौधरी साहब आपको तकलीफ है, 10 चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, इनको तो कोई तकलीफ नहीं। जब इस पंजाब के किसान के बेटे रेवेन्यू मिनिस्टर, जो पाकिस्तान का आज पंजाब है 16 डिस्ट्रिक्ट इसमें थे, जो आज हिंदुस्तान का पंजाब है 6 डिस्ट्रिक्ट इसमें थे, जो आज का हरियाणा है 5 डिस्ट्रिक्ट इसमें थे, जो आज का हिमाचल है 2 डिस्ट्रिक्ट थे, 29 जिले का जो वो पंजाब था, उसके रेवेन्यू मिनिस्टर ने कहा था कि मैं गेहूं बेचने वाला हूं, ये जो 10 चीफ मिनिस्टर बैठे ये गेहूं खरीदने वाले हैं, पीड़ा मेरे को है। एमएसपी 1943 में मांग ली थी चौधरी छोटूराम ने, और 1938 में जो एपीएमसी का कानून है, एग्रो प्रोड्यूस मार्केटिंग, जो कमेटियां बनी थी, जिन कमेटियों को यह सरकार तोड़ना चाह रही थी, ये एपीएमसी एक्ट लाहौर असेंबली ने 1938 में पास किया था। तो चौधरी छोटूराम है जो इस किसान और कमेरे वर्ग को जगाने वाला था। उधर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के माध्यम से जो अधिकार दिए थे, हम तो उस विचारधारा के लोग हैं, और इस सरकार से यही है कि इस विचारधारा देश सबका है, सभी जातियों का है। हमने ये मेवात वाली घटना पर भी आपके माध्यम से बोल रहा था, मैं तो आपको इस बात की मेहरबानी समझो, बधाई समझो कि मैंने 2 अगस्त को आपके माध्यम से बोल रहा था, और मुझे खुशी इस बात की है कि पूरे 100 साल के बाद चौधरी छोटूराम जब 1923 और 24 में बोलते थे, वो चीज़ पहली बार इस 2023 में लागू हुई कि हम दंगे फसाद वाली में, जाति के दुर्घटनाओं में, धर्म की बीमारी के अंदर बिल्कुल नहीं फंसे, संविधान में विश्वास करते हैं और कमेरा और किसानी की बात करते हैं। बलहारा जी, अब आपके हिसाब से 24 चुनाव आ रहा है, किसानों के पास अब समय है कि कुछ मिल जाए उन्हें, कुछ सरकार वायदे पूरे जाते हुए कर दे, या जो अगली सरकारें आएंगी वो अपनी मांग रखेंगी? देखिए, मैं ये सारी बातें इतनी ज़ोर से तो नहीं कह सकता किसान क्या करेगा। देखो, पर बड़ी बात है, कौन सी सरकार जीती। 2014 में भ्रष्टाचार का नाम बाबा रामदेव जैसे 20 आदमी लग रहे थे, माहौल बना दिया। 2019 में पुलवामा आ गई। असली खेल अब की बार होगा। किसान, मजदूर, कर्मचारी त्राही त्राही मची रही है, और वाकई में सब जो लोग दुखी हैं वो अपनी पीड़ा, यदि आंदोलन के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से सुनवाई नहीं हुई तो वो ज़रूर अपनी पीड़ा को इलेक्शन की चोट में 2024 में देखेंगे। और यदि मोदी की वोट ज़्यादा हुई तो मोदी जीत जाएगा। बाकी हमारा कहना ये है, भाई किसान, मजदूर, कर्मचारी सरकार से नाराज़ है, और यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई, हमारी पीड़ा नहीं सुनी गई, तो 2024 में ज़रूर वोट की चोट हम देंगे, डंके की चोट पे देंगे। तो किसान यूनियन जो एसकेएम है वो भी गांव-गांव, घर-घर जाके विरोध करेगा, या वोट के लिए कहेगा अपोजिट? देखिए, एसकेएम की बहुत बड़ा संगठन है, हम कह नहीं सकते, परंतु जो एसकेएम के आदेश जिस तरीके से ये 3 दिन का पड़ाव था, यदि 13 महीने का पड़ाव था, अब ये 3 दिन का पड़ाव आ गया। अब आज गवर्नर के माध्यम से तो बिल्कुल इंडिकेट उसी तरफ जा रहे हैं। आज आने वाले समय में एसकेएम की कोई बड़ी मीटिंग होगी, और हमें उम्मीद है या तो कोई अगली कॉल देंगे, और उसके बाद जिस तरह का भी जो आदेश होगा, हम तो ये उम्मीद करते हैं कि यदि उन्होंने ये कहा कि भाई देश के अंदर जो आने वाला चुनाव है उसमें किसान, हम ये नहीं कहते कि हम ही हरा देंगे, परंतु किसान, मजदूर, कर्मचारी जो त्राही त्राही मच रही है, बिल्कुल सरकार की खिलाफत करेगा और करेंगे। तो खिलाफत करने की बात जो है वो किसान, मजदूर मिलकर बात कर रहे हैं। और बलहार जी, आखिरी एक छोटा सवाल पूछना चाहूँगा कि बातें चल रही हैं कि दिल्ली ही आखिरी ऑप्शन है, ज़िलों में बहुत प्रदर्शन कर लिए, राजधानियों में कर लिए, अब फिर बातें उठने लगी हैं कि दिल्ली जाकर ही कुछ हल निकलेगा। देखिए, बात आपकी जायज़ है, दिल्ली देश की राजधानी है, पीछे भी हम दिल्ली गए थे, सॉल्यूशन की ज़्यादा संभावना बढ़ती है, इसमें कोई डाउट नहीं। और अब किसान ने अपनी जीरी की फसल से फारिग होने लग रहे हैं, गेहूं की बिजाई से फारिग होने, कुछ दिनों का काम है। हम ज़रूर इस बात को कहेंगे, भाई मोर्चा दिसंबर के महीने में अपनी मीटिंग करके, हम तो ये मांग करते हैं मोर्चा से कि भाई दिसंबर के महीने में कोई मीटिंग करके, फरवरी का यदि कोई दिल्ली कूच का इसी तरह पहले जो काल थी इसी तरह काल देते, किसान जो मजदूर बढ़ चढ़ करके भाग लेगा और अपनी जीत के ही आएगा। तो ये थे जाट नेता अशोक बलहारा। साफ तौर पर कहना है कि किसानों की समस्याओं का जो हल है
वो दिल्ली के रास्ते ही होकर निकलेगा। और ये भी इनका कहना है कि आने वाले समय में ये जो अनदेखी है किसानों की, मजदूरों की, ये मांगे ना मानना साफ तौर पर बीजेपी सरकार के बाद खिलाफ जाएगी और इस बार वोट की चोट से सरकार को जवाब देंगे।